जय हिंद, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 6 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहां से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस सीरीज से अभी जुड़े हैं तो आपको बता दूं, जो पिछले क्लासेस हुए हैं खास करके डेली और मंथली करंट अफेयर्स के, जो बिहार स्पेशल हमने आपको दिया है, उसे जरूर देखिएगा। यहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी। हम सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई? इसका राइट आंसर हमने आपको बताया है कि पूरे भारत में 6 जगहों पर इसकी शुरुआत हुई है, पूरे भारत में। और बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि बोध गया में इसकी खास करके शुरुआत की गई है इस पहल के। ठीक है, इसको लेकर डिटेल जानकारी आपको दिया गया है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले ये ध्यान आप लोग रखेंगे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं इस सीरीज के करंट अफेयर्स के, वो सभी आप लोग इस कोर्स के माध्यम से एप्लीकेशन के प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। खास विशेषता यहाँ पर यह है कि पिछला जो आपका मटेरियल छूट चुका है जनवरी 2023 से, वो सभी आपको इस सीरीज में, इस कोर्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आप इसका नोट्स भी निकाल सकते हैं, कि प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो बेहतर प्रिपरेशन की दिशा में आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी हमारे लेटेस्ट मटेरियल होते हैं करंट अफेयर्स के, वो सभी आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए, इनका नाम क्या है जो बिहार से संबंधित है। तो डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, इन्हें सम्मानित किया गया 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहां पर हमने पूछा है कि बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तस्वीर में आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं, यही है ज्वाला प्रसाद जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ज्वाला प्रसाद बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती पर विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखें किस दिशा में पुरस्कार दिया जाता है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी बातें तो डायरेक्ट इस प्रश्न से संबंधित है, लेकिन इसी पुरस्कार से संबंधित ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत के 2 अन्य हस्तियों, जिनमें की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें की बागेश्वर धाम सरकार के रूप में भी जानते हैं, मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस है ये, और इसके अतिरिक्त गोपाल दास गौर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से, जो कि लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान आपको रखना है। अच्छा, रिसेंटली महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई गई है, यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि इस वर्ष महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई है, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, यहीं पर जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आने के बाद 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, ये उनके जीवन का पहला सत्याग्रह था, और ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था जो कि तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, जो कि यहाँ पर खास करके पश्चिमी चंपारण, या फिर चंपारण बोल सकते हैं, एक्चुअली में चंपारण से संबंधित था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी अराइज होता है कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की दुर्दशा पर उन्हें चंपारण आने का जो न्योता दिया था, ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान आप महात्मा गांधी को इस तस्वीर में देख सकते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा जो इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रयास ये रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम शामिल करें ताकि चीजें आपको बेहतर मिले और एग्जाम पर्पज से वो चीजें इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि बीपीएससी का जो अभी बदलता हुआ स्वरूप है, खास करके जो चीजें खबरों में होती है, मिलते जुलते प्रश्न एग्जाम में अराइज होते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। ये हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी की बात हो रही है, कुछ तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान की। लेकिन एक जानकारी मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया गर्दनी बाग पटना में 2 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार के द्वारा। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं महात्मा गांधी की स्मृतियों को इसमें समेटा गया है, सहेज कर रखा गया है यहाँ पर ये बापू टावर में। ठीक है, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर। आप यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी जयंती पर, तो 155वीं जयंती के अवसर पर इसका खास करके उद्घाटन किया गया। और इसका जो खास करके अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो नींव कब रखी गई थी, तो इसकी नींव 2018 में नीतीश कुमार द्वारा ही रखी गई थी। बापू टावर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और इसको याद रखने का हमने ट्रिक भी आपको दिया था, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य चीजों का जो उद्घाटन हुआ, ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से ये आपके लिए हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें अभी हाल ही में बिहार आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर या फिर निदेशक संजीव श्रीवास्तव को हाल ही में आइकन ऑफ बिहार अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और ये किनके द्वारा सम्मानित हुए, तो उन्हें जो मौजूदा जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के सम्राट चौधरी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छा, उन्हें यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया, तो बिहार आइकन अवार्ड या फिर आइकन ऑफ बिहार अवार्ड। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो आप सभी को ये बातें मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो है विजय कुमार सिन्हा और एक है सम्राट चौधरी। ये कॉमन सी जानकारी है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक नई अपडेट आप सबको को दे दूं। आपका जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, आपके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में बीपीएससी वाले टेस्ट सीरीज में वहां पर 2 टेस्ट रिसेंटली अपडेट किया गया है। एक तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली संग्रह वहां पर आपको दिया जा रहा है, आप टेस्ट फॉर्मेट में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक नई अपडेट आपके लिए यह है कि इसी टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर एक अलग सेक्शन दिखेगा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह, जिसमें 1400 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 40 सेट उपलब्ध कराया गया है। आप लोग निःशुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ भी शुल्क वहां पर नहीं देना है। आप टेस्ट सीरीज वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहां पर आपको 17वीं का टेस्ट दिखेगा और उसके बाद ये वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन फ्री है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। यहीं पर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, आप लोग चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि वेल्स। अच्छा, आप लोग जानते ही होंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पर 2024 की बात करें तो ये इसका 25वां संस्करण है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज गांव किसामा, जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, यहीं पर यह आयोजित किया जाता है, जहां पर नागालैंड के विभिन्न जातीय समूहों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो मूल रूप से ये संबंधित जो है हॉर्नबिल महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना नागालैंड से संबंधित है। और इस वर्ष आयोजित बहुप्रतीक्षित हॉर्नबिल महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर वेल्स को आधिकारिक साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर आयोजित होगा। ये चीजें यहाँ पर आपको समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, नागालैंड को लेकर एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है कि नागालैंड जो एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, वो तिथि कौन सी है। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को
और आपको बतला दूं, नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, ये भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जिस प्रकार से बिहार को लेकर आप लोग ये ध्यान रखते हैं कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, उसी प्रकार से यहाँ पर 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था नागालैंड। वर्तमान में नागालैंड में 11 जिले हैं। अच्छा, एक प्रश्न और भी एग्जाम में आपका पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में, ये वाला 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि थी, इसमें नकारात्मक खास करके वृद्धि दर्ज किया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो जनसंख्या थी उसमें खास करके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था, मतलब वो घट गई थी। 2011 के जनगणना के आधार पर ये बातें निकल कर आई थी और यही आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको जानकारी के पर्पज से ये दे दूं, रिसेंटली ये खबरों में रहा है। ये पॉइंट यह है कि नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हाल ही में। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? ये यहाँ पर प्रश्न है और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मान्यता या फिर मंजूरी दी गई है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर अब इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान आपको रखना है कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत आप लोग जानते हैं, उसी प्रकार से अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो अभी रिसेंटली इसमें 5 भाषा को शामिल किया गया है। उसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शामिल किया गया, यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई थी या फिर उसे शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी गई थी। लेकिन अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई 11। 6 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 और 11 की कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो अब तक इस सूची में थे वो थे तमिल, संस्कृत और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और असमिया। और अभी जो नया 5 इसमें शामिल हुआ है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और इसके अतिरिक्त बंगाली। ये कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो पहला वाला तमिल जो आप देख रहे हैं 2004 में शामिल की गई, ये पहली शास्त्रीय भाषा है जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि अभी ये इस वजह से खबरों में है क्योंकि 5 नई भाषा इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस चीज को भूलिएगा मत, यहाँ पर प्रश्न आप लोग दिमाग में सेट करके रखेंगे कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन है और कब इसमें शामिल किया गया था या फिर कब मान्यता दिया गया था। तो तमिल को 2004 में। आपको हमने कई बार बोला है कि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं आसान तौर पर नहीं पूछे जाते हैं, उसको घुमा के पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो इस तरह का दिमाग लगाते हैं। तो आप भी तैयार रहिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे, जिस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो, अगर आप विश्लेषण अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी आपके पास हो, चाहे वो कहीं से कोई प्रश्न पूछे, आप 100% उसको सॉल्व करके आएंगे। और हमने कई बार आपको बोला है कि करंट अफेयर्स में वो क्षमता है, अगर 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स होते हैं तो मान के चलिए 40 में से कम 38 तो आप निश्चित तौर पर हल करेंगे। अगर तैयारी बेहतर होगी तो 40 में 40 भी आपका सही हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि 100 के पास आपका कटअप रहता है बीपीएससी एग्जाम में, तो उसमें से अगर 35 भी अंक आप करंट अफेयर्स लाते हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, जरूरी है कि आप लोग रिवीजन दीजिए, ठीक है। और जो हमारे नोट्स आपको मिले हैं, आपको बस यही करना है कि पिछले 1 साल में जितने भी मटेरियल आपको मिले हैं, खास करके मंथली करंट अफेयर्स, समय निकाल के उसे डे बाय डे रिवाइज जरूर कीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। और सभी पीडीएफ तो प्रिंटेबल ही आपको मिला है, आप लोग उसका प्रिंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 हाल ही में 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद हाल ही में 3 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक मनेक्सा सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रॉपर वो जगह, प्रॉपर वो डेट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ये बता दूं कि इस वर्ष ये 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम यानी कि विषय क्या है,
तो हिंद प्रशांत में संसाधन, भू राजनीति तथा सुरक्षा, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। अच्छा, इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत के समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा किया गया। तो यहाँ पर इनसे संबंधित इतनी जानकारी है। फिलहाल ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी लोग 70वीं यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं, समय अब कम बचा है आपके पास। आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये तमाम स्टडी मटेरियल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ये सभी मटेरियल, इसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बिहार जीके होगा, टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स होगा। ये केवल और केवल 399 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं को अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए डायरेक्ट टेस्ट सीरीज वाले आइकन पे क्लिक करके आप बीपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑफर इसमें भी संचालित हो रही है, कुछ दिन और ये ऑफर रहेगी। नवरात्रि पे ये ऑफर है। बीएम 400 कूपन अप्लाई करके आप लोग इस टेस्ट सीरीज को महज 199 में एक नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। कुल 130 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा जो कि आप प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्डनेस ने जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये भारतीय शहर है नई दिल्ली, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपीय देश जमैका के प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पेस होगा, तो प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्डनेस 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की यात्रा पर थे। ये चीजें हमने ऑलरेडी आपको एक दो दिन पहले, आई थिंक एक दिन पहले ये चीजें ऑलरेडी हम बतला चुके थे कि यहाँ के प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर थे, यानी कि जमैका के, और ये उनकी पहली भारत यात्रा था। हालांकि जमैका के किसी प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा था। जब ये दौरे पर आए थे हमने बताया था। अब यहाँ पर एक नया चीज निकलकर सामने आया कि जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, जिस वजह से इसको हमने पुनः शामिल किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान नई दिल्ली में जमैका उच्चायुक्त के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा गया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और आपको ये बतला दूं कि जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्डनेस ने क्रिकेटर क्रिस गेल के साथ मिलकर नई दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सड़क का नाम बदलकर जमैका और भारत के सड़क का नाम बदलना जमैका और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती का प्रमाण है। ये सरकार इस तरह का हवाला दी है। फिलहाल एक बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जमैका और भारत के बीच 1962 में राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर इस मतलब दौरे से जो जमैका के प्रधानमंत्री भारत दौरे पे थे, अगर यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं तो मुझे लगता है कि यही 3-4 पॉइंट से होंगे जो हमने जानकारी आपको दिया है। ये तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी जानकारी आपको दिया था कि उसेन बोल्ट जो है ये जमैका के ही रहने वाले हैं। उसेन बोल्ट को आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अच्छा, हम यहाँ पर जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी जो T20 वर्ल्ड कप का नवा संस्करण आयोजित हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में, तो इसके लिए आईसीसी ने उसेन बोल्ट को भी खास करके अपना क्रिकेट का जो खास करके ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, मतलब 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसमें और भी कई नाम शामिल है, जैसे कि पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी, भारत के युवराज सिंह आदि को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये चीजें हमने बतला दिया था। अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मोसाद, जो कि दुनिया में अगर हम बात करें सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी की तो कहीं ना कहीं ये इसमें प्रथम स्थान पर है। इसका नाम है मोसाद। अब आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है। यह न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में जानी जाती है। दरअसल ये अभी खबरों में है, कई सारे रीजन है, पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा हमने किया था। अब यहाँ पर इसके स्थापना की हम चर्चा करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जो खास करके इजराइल के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, इनके द्वारा 13 दिसंबर 1949 को किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1949 में। हालांकि स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1951 में इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया, जिससे इसकी जो रिपोर्टिंग है वो सीधे प्रधानमंत्री को होती आ रही है तभी से।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विभिन्न देशों की जो प्रमुख खुफिया एजेंसी की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ प्रमुख की सूची यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। हालांकि भारत में या फिर कई देशों में अलग अलग खुफिया एजेंसी होती है, एक नहीं बल्कि एक से अधिक भी हो सकता है। तो उसमें से कुछ की सूची यहाँ पर आपके समक्ष है। जैसे आप यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत की खुफिया एजेंसी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की आईएसआई जो चर्चित है वही को हमने यहाँ पर उसी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे रूस की जो है ये एफएसबी है यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, अमेरिका की है सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो एक देश में कई सारी खुफिया एजेंसी हो सकती है, उनमें से कुछ की सूची यहाँ पर आपकी समझ है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आप लोग याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मोसाद को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है जरूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, एक जानकारी और यहाँ पर विकल्प नंबर बी में जो आप देख रहे हैं शायद इसको लेकर मैंने जानकारी इसी सीरीज में 2021 या 22 में दिया था। मगावा जो कि एक चूहा का नाम है, अफ्रीकी नस्ल का चूहा, ये चीजें हमने विस्तृत तौर पर आपको बताया था। हालांकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 4 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक आर्थिक कार्य विभाग और आर्थिक विकास संस्थान द्वारा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में किया गया नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया 4 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक। ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इस तिथि तक आर्थिक कार्य विभाग और आर्थिक विकास संस्थान भारत सरकार द्वारा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में किया गया। ये प्रॉपर जगह ध्यान रखें, ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यह कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। 2024 में इसका विषय है भारतीय युग और इस सम्मेलन में भारत के साथ दुनिया भर के एक्सपर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर फिलहाल यही सारी जानकारी, अगर यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकल कर सामने आएगी तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका थीम क्या है, कहाँ पर आयोजन हुआ, किस तिथि को हुआ, ये किस विषय पर आधारित था और यहाँ पर किस मुद्दे पर चर्चा हुआ, ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत, नेपाल और डैश ने यानी किस देश ने, भारत, नेपाल और किस देश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से डैश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि यहाँ पे जो दो खाली जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक देश का नाम होगा। ये त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ है ये भारत, नेपाल और किस देश के बीच हुआ? अच्छा, ये प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि ये व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये प्रश्न ये है, मतलब ऐसे एक मतलब दिमाग का टेस्ट करने वाला। जैसे कि एक प्रश्न इस प्रकार से बोला जाता है कि एक डैश महिला, यानी डैश अर्थात खाली जगह, यानी कि एक डैश महिला डैश लेने गई और डैश लेकर गिर गई। यानी कि डैश के जगह पर जो खाली जगह उस पर एक ही शब्द भरा जाएगा, वो कौन सा शब्द होगा? उसी प्रकार का ये प्रश्न हमने यहाँ पर सेट किया है। तो वहां पर उसका जो राइट आंसर होता था वो होता था चीनी। एक चीनी महिला चीनी लेने गई और चीनी लेकर गिर गई। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेगा। और यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अब आइए इसको समझिए कि दरअसल मामला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इसे आसान शब्दों में ये समझिए कि ये एक प्रकार का त्रिपक्षीय समझौता है, 3 अक्टूबर 2024 को हुआ है। दरअसल इनमें जो तीन देश है वो है भारत, नेपाल और बांग्लादेश। मामला यहाँ पर यह है कि नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेचेगा या फिर बिजली निर्यात करेगा, उसके लिए भारत के पावर ग्रिड का इस्तेमाल करेगा। भारत की इसमें जो भागीदारी है इस समझौते में बस वही है कि जो बिजली सप्लाई करेगा, जो बिजली निर्यात करेगा नेपाल बांग्लादेश को, उसमें भारत का योगदान यह है कि वो अपना पावर ग्रिड का इस्तेमाल करने का अधिकार देगा। यानी कि इस समझौते में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत जो है ये बीच में पड़ता है, एक मीडिएटर के रूप में इसी माध्यम से बांग्लादेश में बिजली जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, त्रिपक्षीय समझौता है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो काठमांडू में हस्ताक्षरित इस त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार नेपाल पहली बार बांग्लादेश को बिजली बेच सकेगा। हालांकि नेपाल अब तक केवल भारत को ही बिजली निर्यात कर रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब भारत के अतिरिक्त किसी देश को यानी कि बांग्लादेश को ये बिजली बेचा जाएगा या फिर बिजली निर्यात किया जाएगा। और समझौता जो हुआ है, समझौते के अनुसार नेपाल हर साल 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली का निर्यात करेगा। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये अवधि दिया गया है। अच्छा, इसको लेकर आपको जानकारी ये भी दे दूं, हालांकि 6 दिसंबर 2023 को ही
बांग्लादेश ने नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करने की मंजूरी दी थी? बांग्लादेश कैबिनेट ने 6 दिसंबर 2023 को, पिछले साल। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है? यह खिताब अभी हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराकर अपना पहला चाइना ओपन का खिताब जीता है। देखिए इसमें चाइना ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया, जो कि स्पेन के हैं। यानी आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर इस तस्वीर में। वहीं पे पुरुष युगल का जो खिताब है सिमोन बोलेली जो कि इटली के हैं, और साथ साथ एंड्रिया वावासोरी जो कि ये भी इटली के, इन्होंने मतलब ये दोनों की जोड़ी ने इस पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। पुरुष युगल में इटली का नाम रहा ये प्रतियोगिता का खिताब, जबकि महिला एकल और महिला युगल का अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जब ये सामने आएगी तो वो चीजें हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको लेकर जो खास करके चाइना ओपन की बात करें 2024 की, तो ये जानकारी यहाँ पर है, यहीं से ये प्रश्न बनेंगे। जब भी मतलब इस तरह के प्रश्न बनते हैं वो पुरुष युगल, महिला एकल, पुरुष एकल इस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त रिसेंटली एक जानकारी हमने विंबलडन ओपन से आपको दिया था। देखिए हाल ही में वर्ष 2024 का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 1 से लेकर 14 जुलाई तक लंदन में आयोजित किया गया था। इसके विजेताओं की बात करें तो मेंस सिंगल्स का जो खिताब मिला ये कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया नोवाक जोकोविच को हराकर, जो कि सर्बिया के हैं। विमेन्स सिंगल्स का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य के है, इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी इटली की जो है उन्हें हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। तो ये ग्रैंड स्लैम जो खास करके हम बात कर रहे हैं विंबलडन ओपन की, तो ये जानकारी अवश्य ध्यान आपको रखना है। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा हारपून क्या है? देखिए हारपून एक प्रकार का मिसाइल है, तब विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का तो राइट आंसर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हारपून खबरों में जो भी है ये एक प्रकार का मिसाइल है और इसे अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि प्रजा फाउंडेशन द्वारा किए गए एक व्यापक 2 वर्षीय अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शहरी शासन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर है? देखिए प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ये 2 साल का अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी शासन सूचकांक में केरला शीर्ष पर है, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हमने ऑफर को लेकर आपको दिया था, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के प्रश्न पे हम आ चुके हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवनिर्मित पापू टावर का उद्घाटन किया गया? इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था। इस वीडियो में भी थोड़ी चर्चा हमने इसको लेकर किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा अभी जो रिसेंटली ये वाला पीडीएफ लॉन्च हुआ, आप लोग इसको जाके एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस कोर्स में वो आपको मिल जाएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।